स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका क्लास 8 NCERT SST हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो ये हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म में हमने कवर कर लिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने ये देखा था गेव एरर ऑफ द ईस्ट और एजुकेशन फॉर कॉमर्स। और हमने ये भी पढ़ लिया था आपका व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। तो अब हमें पढ़ना है न्यू रूटीन एंड आइडियाज़। न्यू रूटीन्स, तो न्यू रूटीन्स मीन्स नए तरीके और न्यू रूल्स मीन्स नए कानून टू अप टू द मिड 19th सेंचुरी। ठीक है, तो मिड 19th सेंचुरी तक कंपनी को बस किसकी चिंता थी? हायर एजुकेशन मीन्स जो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती हैं स्कूल में। तो इनके जब मिड 19th सेंचुरी तक इन सब की चिंता थी। सो इट अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जो वहाँ पर लोकल पाठशाला थी, ठीक है, तो इसमें इतना इंटरफेयर नहीं करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम। ठीक है, तो 1854 के बाद क्या उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिस्टम इम्प्रूव करेंगे। जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल वर्नैकुलर एजुकेशन मीन्स लोकल एजुकेशन, उसका लेवल इम्प्रूव करेंगे। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, इस्टेब्लिशिंग, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन। तो वो क्या सोचते थे कि ये कब हो सकता है? जब वो क्या करेंगे? ऑर्डर, मतलब एक नया ऑर्डर इंट्रोड्यूस करेंगे, नया सिस्टम, नई ड्यूटीज़ बताएंगे और नए तरीके, कानून। और जब वो रेगुलर इंस्पेक्शन चेकिंग के लिए जाएंगे कि कैसे पढ़ाई हो रही है, तभी ये सब हो पाएगा। हाउ वॉज दिस टू बी डन? तो ये कैसे होना था? वॉट मेजर डिड द कंपनी अंडरटेक? और जो स्टेप्स है, कंपनी कौन कौन से स्टेप ले रही थी? इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित इज इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5। ठीक है, तो इसके लिए पंडित्स को अपॉइंट किया गया और हर एक पंडित 4 से 5 स्कूल के क्या थे? इंचार्ज थे। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो टास्क क्या था पंडित का? कि वो पाठशाला जाएं और क्या ट्राई करे? इम्प्रूव करने की स्टैंडर्ड टीचिंग, मतलब जहाँ वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज करें। ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लास अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। जैसे आज के टाइम में पढ़ाई होती है ना आपकी, ठीक है, टीचर्स को रिपोर्ट देनी पड़ती है और बच्चों को टाइम टेबल बताया जाता है और उनके एग्ज़ाम होते हैं। तो ऐसे ही अब होने जब डिसाइड हो गया था, ठीक है, तो हर गुरु को पीरियोडिक रिपोर्ट देनी पड़ती थी, क्लासें लेनी पड़ती थी और बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाना है। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, और अब टेक्स्ट बुक्स किताबों से पढ़ाया जाता था और बच्चों के टेस्ट भी होते थे थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। जैसे फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं वैसे भी वहाँ पर फाइनल एग्जामिनेशन होने लगे थे। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फीस। ठीक है, अब बच्चों को रेगुलर फीस देनी पड़ रही थी। उनको ये बोला गया कि आप रेगुलर फीस देंगे और रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, आपको सीट्स मिलेगी बैठने के लिए और आपको जो रूल्स बनाए हैं उसको ओबे करना पड़ेगा। ठीक है, जो डिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासन में रहें ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे मैनर्स सीखें, डिसिप्लिन में रहें। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स। ठीक है, जो वो पाठशाला जिसने, जो ब्रिटिश ने रूल्स बनाए थे उन्होंने जो एक्सेप्ट कर लिए, तो उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। ठीक है, पैसे मिले उन्हें और भी मतलब आगे और मतलब बहुत सपोर्ट मिला। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट। और जो मतलब ये बात मानने को तैयार नहीं थे ब्रिटिशर्स की, जो उन्होंने नए रूल्स बताए थे, तो उनकी गवर्नमेंट ने मदद नहीं की, कोई सपोर्ट नहीं किया। और द गुरुज हु वांटेड टू रिटेन द इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशाला। ठीक है, जो गुरुज थे जो कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस चाहते थे, मीन्स वो रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते थे, तो उन्हें, उनको क्या हो रहा था? बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। जो गवर्नमेंट ने पाठशाला उसको सपोर्ट किया हुआ था। ठीक है, तो उन्हें उनसे कंपटीशन करने में बहुत दिक्कतें आई। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्क्वेंसेस। और जो नए रूल्स थे और रूटीन्स थे, तरीके थे, उनमें और कुछ भी क्या थे? कॉन्क्वेंसेस थे। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स, तो जो न्यू रूल्स और रूटीन्स थे उनके कुछ अलग परिणाम भी थे। इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फॉर पुअर फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू पाठशाला सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो पहले जो सिस्टम था
पढ़ाई का, तो जो गरीब किसानों के बच्चे होते थे फैमिलीज़ के, तो वो पाठशाला जा पाते थे क्योंकि वहाँ का सिस्टम क्या था, फ्लेक्सिबल था। मतलब बच्चे कभी भी आ सकते थे, मतलब जैसे फसलें कटी है तो उसके बाद भी वो पढ़ने आ सकते थे, है ना। द डिसिप्लिन ऑफ अ न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। ठीक है, जो नया सिस्टम बनाया गया था, अब जो ब्रिटिशर्स ने रूल्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है ना, तो इसमें बच्चों को रेगुलर आना था स्कूल, रेगुलर अटेंडेंस देनी थी, चाहे वो कटाई का समय क्यों ना हो रहा हो। फील्ड्स में जब कटाई होती है ना क्रॉप्स की, तो हार्वेस्ट के टाइम, इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, जब हार्वेस्ट के टाइम पे जो पुअर फैमिली का बच्चा है वो काम कर रहा है फील्ड में और स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो इसको इसको क्या बोलेंगे, इनडिसिप्लिन, अनुशासन। मीन्स बच्चा अनुशासन में नहीं है, एज एविडेंस ऑफ अ लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न। तो इसको क्या कहा जाता था कि अगर वो ऐसे स्कूल नहीं आ रहा तो मतलब बच्चे में सीखने की कुछ इच्छा नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन, मतलब क्या ऑर्डर था नेशनल एजुकेशन का। जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल थे, वो ही नहीं सोच रहे थे मतलब इंडिया को एजुकेट के बारे में, बल्कि 19वीं सेंचुरी से बहुत से थिंकर्स क्या होते हैं, जो सोचते हैं, जो अलग अलग पार्ट से थे इंडिया के, वो इस बारे में बात कर रहे थे और वो चाहते थे कि एजुकेशन जो है क्या हो, सब जगह फैले इंडिया में, वाइडर स्प्रेड हो। इम्प्रेस विद द डेवलपमेंट इन यूरोप, ठीक है, तो जो डेवलपमेंट हो रहा था यूरोप में उससे इम्प्रेस होकर कुछ इंडियंस ने क्या सोचा कि क्या लगा उन्हें कि वेस्टर्न एजुकेशन क्या क्या हमें मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न बनने में हेल्प करेगी इंडिया को, मतलब वो भी सीख सकेंगे नया तरीका रहने का। दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से क्या कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करिए एजुकेशन पे। ठीक है, इसके इसके अ, और इसके एफर्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में और क्या क्या एफर्ट्स थे। दीज वर, और कुछ अदर इंडियंस भी थे हाउएवर जो इसके वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे, जैसे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे दो इंडिविजुअल हैं। तो देखते हैं अब उन्होंने क्या कहा। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस, जो इंग्लिश एजुकेशन है इसने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी आर्ग्यू दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएट अ सेंस ऑफ इन्फेरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ द इंडियंस। गांधी जी ने कहा कि जो ये कॉलोनियल एजुकेशन है, ब्रिटिश एजुकेशन है, इसने क्या कर दिया, हमें इन्फेरियरिटी क्रिएट कर दिया माइंड्स में। मीन्स जो लोगों के अपने धर्म के प्रति, अपनी जो उनकी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उनको ना पढ़ना और क्या करना, जो दूसरी लैंग्वेज है, अब ये मानने लग गए हैं इंडियंस की हमारी तो लैंग्वेज कुछ भी नहीं है और जो ये अंग्रेज़ सिखा रहे हैं बस यही सही है। और मतलब अपनी रिलीजन के प्रति, अपनी एजुकेशन के प्रति बहुत बुरी सोच बना ली है, इसका मतलब इन्फीरियरिटी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने ऐसे कर दिया था मतलब माइंड। इट मेड दैम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। ठीक है, तो अब इंडियंस को, गांधी जी का बोलना था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन अब आप सबको ऊपर लग रही है, मतलब सबसे ज़्यादा लग रही है, सबसे उच्च कोटि की लग रही है ना, मतलब जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है उसे आप लर्न नहीं कर रहे हो। एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर, और जो अपने आप पे हमें गर्व होना चाहिए अपने कल्चर पर, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है। देयर वॉज अ पॉइजन इन द एजुकेशन, अब एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई में जहर है। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा इट वॉज साइनफुल इट एनस्लेव अस, तो ये किसका साइन है कि हम क्या हो रहे हैं, गुलाम बन रहे हैं इंडियंस। और किसी ने क्या कर दिया है, काला जादू डाल दिया है आप सब पर, है ना, ब्रिटिशर्स ने काला जादू कर दिया है। चार्म्ड बाय द वेस्ट अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, जो मतलब वेस्ट से इम्प्रेस होकर क्या कर रहे हैं, सब जो भी वेस्ट से चीज़ें आती है उसे पसंद करते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, मतलब वहीं से अब सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। और इंडियंस, ठीक है, वो इंडियंस जिन्होंने उनके इंस्टीट्यूशन से क्या की है, पढ़ाई की है, वो क्या बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ब्रिटिश रूल हुआ, है ना, मतलब सब किसे सपोर्ट कर रहे हैं कि ब्रिटिश रूल को वो सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा ही हुआ कि ब्रिटिश ने रूल किया, मतलब उनके सपोर्ट में हो रहे थे। अब महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस टू रिकवर सेंस ऑफ डिग्निटी। ठीक है, तो गांधी जी ऐसी एजुकेशन चाहते थे, पढ़ाई चाहते थे हो जिससे कि क्या हो, इंडिया अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, अपनी इज्जत वो बचा कर रखें, जो उनकी वैल्यू है वो ना खोए। ठीक है, ड्यूरिंग
ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही और स्टूडेंट्स टू लीव द एजुकेशन। ठीक है, तो जब वो मूवमेंट कर रहे थे नेशनल मूवमेंट, उन्होंने बच्चों से कहा कि आपको ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इनके छोड़ने होंगे, ताकि ब्रिटिशर को ये हम ये शो कर सके कि इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है उनकी और उनके गुलाम बनने की। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज ought टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग। तो महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जो इंडिया की लैंग्वेजेस है उसमें ही क्या हो, पढ़ाई का माध्यम बने, उससे ही पढ़ाई हो। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस डिस्टेंस दैम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स। ठीक है, जो एजुकेशन जो ब्रिटिश हमें दे रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, क्रिपल्ड कर दिया है इंडियंस को। क्रिपल्ड मीन्स अंदर से कमज़ोर बना दिया है बिल्कुल, और अपने कल्चर से, अपने सोशल इन्वायरमेंट से ये क्या होते जा रहे हैं, अब दूर होते जा रहे हैं। मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड, और अपनी ही ज़मीन पर वो अब अजनबी बन रहे हैं। स्पीकिंग दूसरी जो देश की भाषा बोल रहे हैं और अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट द मासेज, और जो ये इंग्लिश एजुकेशन है ये भी नहीं बताती है कि कैसे लोगों के साथ जुड़ना है, कैसे मिलजुल कर रहना है। और वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी जी ने कहा जो वेस्टर्न एजुकेशन है सिर्फ किस पे फोकस करती है, लिखने पर और पढ़ने पर, रैदर देन द ओरल नॉलेज। बल्कि उनको ओरल नॉलेज नहीं है, वो खुद बोल नहीं सकते। ठीक है, बस पढ़ना है लिखना है। ठीक है, उनके कुछ अपने खुद के व्यूज़ नहीं हैं, होते उनसे प्रैक्टिकली कोई नॉलेज नहीं है, ओरली कुछ नहीं बता सकते हो। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रैदर देन लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, जो ये इंग्लिश ब्रिटिशर्स की पढ़ाई है ये सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, और इसमें क्या है, कोई लाइव एक्सपीरियंस भी नहीं है। मतलब अगर तो पढ़ते रहोगे तो उससे क्या होगा, अगर आप उसे प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हो तो, है ना। तो क्या होना चाहिए, लाइव एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज का, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को भी करना आना चाहिए। ही आर्ग्यू दैट एजुकेशन ought टू डेवलप पर्सन माइंड एंड सोल। उन्होंने क्या कहा कि अगर एजुकेशन है, जो आपकी नॉलेज है वो कैसे होनी चाहिए, जिससे कि पर्सन का माइंड, ठीक है, दिमाग और आत्मा भी डेवलप हो। ठीक है, उसका सोल, पूरी माइंड भी डेवलप हो, मतलब उससे। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। सिर्फ पढ़ना और पढ़कर उसको लिखना ही एजुकेशन नहीं है। लोगों को क्या करना चाहिए, अपने हाथों से काम करना आना चाहिए। जो नॉलेज के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली करना चाहिए, हाथों से करना आना चाहिए, क्राफ्ट लर्न करनी चाहिए एंड नो। ठीक है, जैसे मशीन्स हो गई, उनको कैसे ऑपरेट करना है, तो ये सब भी आना चाहिए। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। इससे जो है उनका माइंड डेवलप होगा और उनकी कैपेसिटी समझने की चीज़ों को वो बढ़ जाएगी। अब लिटरेसी इन इट्सेल्फ इज़ नॉट एजुकेशन। अब जो लिटरेसी है, मतलब जो सिर्फ लिख कर ही हम एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, पढ़ लिख कर ही। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बाय एजुकेशन, मैं एजुकेशन से क्या समझता हूँ कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए चाइल्ड और या फिर मैन में। ठीक है, ड्राइंग आउट, मतलब कुछ ऐसा बाहर आए जिससे कि उसके बॉडी भी, माइंड भी और स्पिरिट, ये तीनों डेवलप हों। लिटरेसी इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। सिर्फ लिखना पढ़ना ही एजुकेशन का आखिरी, ना ही तो ये उसकी शुरुआत है, ना ही खात्मा है। इट इज़ ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो ये सिर्फ एजुकेशन क्या है, जिससे कि मैन और वुमेन को नॉलेज दी जा सके, एजुकेट हो सके वो। ठीक है, लिटरेसी इन इट्सेल्फ इज़ नॉट एजुकेशन। ठीक है, लिटरेसी, लिखना और पढ़ना ही क्या नहीं है, एजुकेशन नहीं है। I would therefore begin the child's education by teaching is a useful handicraft and enabling to produce from movement its begins training। ठीक है, तो मैं कैसे सिखाता, अगर एजुकेशन मुझे सिखानी होती टीचिंग से, हैंडीक्राफ्ट में हाथों से चीज़ों को करके, ताकि जिस मूवमेंट से उसने हाथ से काम करना शुरू किया उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए और वो जभी से सीखना शुरू हो जाए। आई होल्ड दैट द हाइस्ट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड सोल इज़ पॉसिबल अंडर सच ए सिस्टम। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हाईएस्ट डेवलपमेंट हो सकती है दिमाग की और आत्मा की, वो इससे ही हो सकती है, इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन से। सिर्फ हाथ से वर्क करके ही उन्हें ये बताया जा सकता है, मैकेनिकली एज इट डन टुडे, बट साइंटिफिकली। ठीक है, तो उनको ये बता सकता हूँ कि अगर हाथों से काम करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा,
मतलब मैकेनिकली ही नहीं, मतलब साइंटिफिकली भी क्या कर सकें वो बच्चे, उनको समझ में आ सके। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि बच्चों को क्या हो, मन में एक माइंड में क्वेश्चन आए, मतलब बच्चे क्वेश्चनिंग करें कि ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ मतलब कैसे है, क्यों है, कैसे है, और मतलब ये हुई कैसे, क्या इसके पीछे राज है और प्रोसेस क्या है। सिर्फ मैकेनिकली ही नहीं पढ़े उसके, बल्कि साइंटिफिकली भी समझे बच्चे। तो जैसे ही क्या कर हो रहा था, नेशनलिस्ट क्या कर रहे थे, मूवमेंट्स चला रहे थे, वैसे ही कुछ अदर्स थिंकर्स थे, कुछ अदर सोचने वाले थे, उन्होंने क्या सोचना शुरू किया कि एक ऐसा सिस्टम हो नेशनल एजुकेशन का जो कि किससे डिफरेंट हो, जो कि ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया है। टैगोर्स अडोब ऑफ पीस, जो टैगोर्स थे उनकी शांति की एक जगह। तो मैनी ऑफ यू हैव, ठीक है, तो आपने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो आपको पता है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब बना था और किसके द्वारा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था 1901 में। तो जब वो बच्चे थे, जो टैगोर थे, उन्हें टैगोर जी थे, उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ओप्रेसिव, ठीक है, उन्हें बहुत सफोकेट होता था वहाँ पर, मतलब अच्छा नहीं लगता था, मतलब घुटन महसूस होती थी उन्हें। द स्कूल अपीयर्ड, उन्हें स्कूल जेल की तरह लगता था। फॉर ही कुड नेवर डू व्हाट ही फेल्ट लाइक, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, जेल की तरह था, और वो नहीं कर पाएंगी जो उन्हें करना है। सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू टीचर, जब जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते थे, टीचर्स जब उन्हें पढ़ा रहा होता था, तो टैगोर का माइंड कहाँ, मतलब कुछ ना कुछ सोचने में लगा रहता था। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप टैगोर्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जब वो स्कूल डेज में उन्हें क्या एक्सपीरियंस आया, कुछ आइडियाज़ आए एजुकेशन के बारे में। ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल, ठीक है, जब वो बड़े होंगे तो वो स्कूल खोलना चाहते थे जहाँ पर बच्चे खुशी से रह सकें। वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, जहाँ पर सब बच्चे फ्री हों और क्रिएटिव माइंड से कुछ नया करने की सोचें। वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थाट्स एंड डिज़ायर, जहाँ पर बच्चे जो उनके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, और जो वो बनना चाहते हैं उसको, उसके ऊपर काम करें और उनके बारे में ध्यान दे उस चीज़ पर और सीखे उसको। टैगोर फेल्ट, जो टैगोर जी थे उनको लगा दैट चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम, ठीक है, जो चाइल्डहुड होता है वो टाइम होता है सेल्फ लर्निंग का, मतलब खुद से सीखने का। आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टेड डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स, ना कि जो ब्रिटिशर्स ने ऐसे रिस्ट्रिक्ट, मतलब हार्ड रूल्स लगाए हैं डिसिप्लिन के स्कूलिंग सिस्टम हमें जिसके अंदर रहना पड़ता है, ठीक है, तो इससे अलग क्या हो, बच्चे फ्री रहें और अपने आप को डिस्कवर करें। टीचर हैड टू इमेजिनेटिव अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप हर क्रियोसिटी, ठीक है, तो टीचर कैसे हों, इमेजिनेटिव हों, मतलब सोचे बच्चों के बारे में, और अंडरस्टैंड मतलब समझे बच्चों को और उनकी मदद करें कि उनकी क्यूरियोसिटी जो है, मतलब जानने की इच्छा है जो बच्चों में, वो क्या हो, डेवलप हो, मतलब वो जानने की उन पे मतलब सवाल करने की एक इच्छा आए। डेवलप मीन्स ग्रोथ हो। अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू क्रिएटिव हर सेंस ऑफ वंडर, ठीक है, तो जो ये स्कूल्स थे इसमें क्या था, आपके रूल्स रेगुलेशन थे, उनके अकॉर्डिंग में पढ़ना पड़ता था। तो इस स्कूल की वजह से जो उनकी नेचुरल डिज़ायर्स होती थी बच्चों की, वो क्रिएटिवली कुछ नहीं सोच पाते थे और ना ही कुछ वंडर कर पाते थे, और मतलब ध्यान और किसी चीज़, मतलब उसी चीज़ों में लगा रहते थे वो, मतलब वंडर का मीन्स अमेजमेंट नहीं थी उन्हें, कुछ ना बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पढ़ने में। टैगोर वॉज व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज ओनली विद अ नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो टैगोर थे उनका क्या ये राय थी कि क्रिएटिव लर्निंग कब सीखी जा सकती है, खुले वातावरण में, नेचुरल इन्वायरमेंट में, प्रकृति के साथ। सो ही चूज टू सेटअप स्कूल, तो उन्होंने स्कूल कहाँ पर सेटअप करना चाहा अपना, 100 किलोमीटर इस दूर कैलकाता सिटी से, इन अ रूरल सेटिंग, एक गांव में। ही सॉ एन अडोब ऑफ पीस, उन्होंने उसको किस तरह देखा है, एक अडोब ऑफ पीस, मतलब जहाँ पर शांति हो, इसलिए उनका नाम, जगह का नाम शांति निकेतन भी पड़ा। वेयर लिव इन हारमोनी विद नेचर, जहाँ पर बच्चे नेचर के साथ मिलजुल कर रह सके। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट द नेचुरल क्रिएटिविटी, ठीक है, और वो क्या कर पाए, कल्टिवेट मीन्स उगा पाएँ, मतलब अपने अंदर पैदा कर सकें क्रिएटिविटी, मतलब जानने की इच्छा। इन मैनी सेंसेस, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें थी जो जिसमें टैगोर जी और महात्मा गांधी की थॉट एक जैसी थी एजुकेशन को लेकर, मतलब पढ़ाई लिखाई को लेकर एक जैसा सोचते थे, पर कुछ डिफरेंस भी था।
गांधी जी क्या थे, बहुत क्रिटिकल, मतलब बहुत हाईली किसके खिलाफ थे, वेस्टर्न एजुकेशन। उसको क्या बोलते थे, क्या है, वर्शिप ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी। इसकी ये मतलब वो मशीनों की पूजा कर रहे हैं, क्या नॉलेज दे रहे हैं ये, ठीक है। तो बिल्कुल उनके खिलाफ थे। जबकि जो टैगोर जी थे वो क्या थे, कंबाइन एलिमेंट्स चाहते थे, मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भी दी जाए और इंडियन एजुकेशन है वो भी दी जाए। जो मॉडर्न चीज़ें हो रही हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट हो रहा है, वो पढ़ें और इंडिया के ट्रेडिशन के बारे में भी पढ़ें। तो उनका किस पे जोर था कि जो साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ें शांति निकेतन पे, और उसके साथ साथ आर्ट भी होगा, म्यूज़िक भी, डांस भी। मैनी इंडिविजुअल्स आर थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे अ नेशनल एजुकेशन। तो और भी कुछ थिंकर्स थे जो सोच रहे थे कि अब आगे नेशनल एजुकेशन को कैसे ले जाना चाहिए। कुछ क्या चाहते थे कि सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स ने सेट किया था सिस्टम, वो क्या होना चाहिए, सब सब जगह के। तो कुछ जो थिंकर्स थे वो चाहते थे जो उसमें जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशनल सिस्टम किया है उसमें चेंज करना चाहते थे। और उन्हें ये लग रहा था कि ये सिस्टम जो एजुकेशन का जो वाइडर सेक्शन है, मतलब हर जगह लोगों में फैलना चाहिए, इंडिया के लोग हैं जो, ठीक है। तो किसने क्या मांग की कि अल्टरनेटिव सिस्टम, ठीक है, मतलब लोगों को क्या पढ़ाया जाए, सिर्फ कल्चर के बारे में पढ़ा जाए, दैट वाज ट्रूली नेशन, मतलब नेशनल, जो कि ट्रूली नेशनल के बारे में हो। हु वाज डिफाइन, तो ट्रूली नेशनल को कैसे डिफाइन किया गया, इस पे काफ़ी डिबेट हुई नेशनल एजुकेशन के बारे में। व्हाट दिस नेशनल एजुकेशन क्या है ये, ऑट टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी कि ये नेशनल एजुकेशन क्या है, ट्रूली नेशन, इस पे भी बहुत बहस चलती रही, ठीक है। तो ये आपके शांति निकेतन की फ़ोटो है। अब पढ़ेंगे एज वी आर, मतलब ये आपका लास्ट रह गया है ना, हाँ। तो एज वी आर मीन्स कहीं और से। एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन, एजुकेशन को कैसे देखा गया, सिविलाइजिंग मिशन। अंटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्ट, जब तक एजुकेशन एक्ट नहीं हुआ था 1870 में, ठीक है। तो जब तक एजुकेशन का कोई प्रचार नहीं हुआ था पॉपुलेशन में, जनता में कोई एजुकेशन के बारे में नहीं जानता था 19 सेंचुरी में, ठीक है। चाइल्ड जो है लेबर वर्क करते थे, ठीक है, हर जगह। और जो गरीब बच्चे थे वो उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, और उनको पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था ताकि उनकी फैमिली सर्वाइव कर सके, ठीक है। द नंबर ऑफ स्कूल, जो स्कूल्स के नंबर थे वो लिमिटेड थे, और उन्हें कौन चलाता था, चर्च के लोग या फिर जो जिसके पास बहुत पैसा होता था। इट वॉज ओनली, ठीक है। जब जब ये कब फॉलो हुआ, आगे का आपका फोर्स में कब लाया गया इसको, एजुकेशन को, एजुकेशन एक्ट को, ठीक है। तो एजुकेशन एक्ट के बाद ही मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में इसको चलाया गया और बच्चों के लिए कंपलसरी कर दी गई आपकी स्कूलिंग। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स, ठीक है। तो एक वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल थिंकर्स थे थॉमस आर्नोल्ड, ठीक है। वो कौन थे, हेडमास्टर थे प्राइवेट स्कूल रग्बी के। तो वो सेकेंडरी एजुकेशन के फेवर में थे, मींस जिसमें डिटेल स्टडी थी आपकी ग्रीक और रोमन क्लासिक्स, जो कि 2000 साल पहले लिखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कुछ उनकी कुछ लाइन है, इट हैज़ ऑलवेज सीम्ड टू मी वन ऑफ द ग्रेट एडवेंचर ऑफ, मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उन्हें जो कोर्स स्टडी कोर्स था वो उसकी बहुत फ़ायदे दिखाई दिए। जनरली परस्यूड इन अवर इंग्लिश स्कूल, जो कि उनके इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए जाते थे। इससे क्या होता था, बच्चों का माइंड कंटिन्यूअली ड्वेल अपॉन, मतलब लगा रहता था किसके बारे में, पास्ट के बारे में सोचने में। एवरीडे वर्क, जब वो रोज़ के रोज़ किस में इंगेज होते थे, पढ़ने में, लैंग्वेजेस को और हिस्ट्री को और थॉट्स ऑफ मैन हु लिव लियनली, ठीक है। और फिर वो उससे रिलेटेड सोचते थे कि मैन कैसे रहते थे पहले और 2000 पहले क्या था, ठीक है। आर्नोल्ड फेल्ट दैट स्टडी ऑफ द क्लासिक, ठीक है। तो इससे वो सोचते थे कि क्लासिक की जो स्टडी, मतलब ये क्लासिक्स स्टडी बोलते थे इसको, ठीक है, अपनी स्टडीज़ को। इससे बच्चों का माइंड डिसिप्लिन में रहेगा, ठीक है। तो बहुत से जो एजुकेटर्स थे उस टाइम पे ये सोचते थे कि जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़रूरी है, जो यंग, मतलब जवान जो बच्चे होते हैं यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि वो जनरली क्या होते हैं, शैतान होते हैं, मतलब बहुत दंगा करते हैं और कंट्रोल करना मुश्किल होते हैं। और उन्हें अडल्ट्स, मतलब सिविलाइज्ड अडल्ट, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें ये समझना होगा और ये फ़र्क उन्हें बताना होगा क्या सही है क्या गलत है, सही तरीका कैसे बिहेव करना है, कैसी आदतें बनानी है। और एजुकेशन स्पेशली ऑन विच डिसिप्लिन देयर माइंड,
ठीक है। तो ये डिसिप्लिन एजुकेशन का जो माध्यम है, बच्चे डिसिप्लिन हो सकें, उनका दिमाग डिसिप्लिन में आ सके ताकि वो सही रास्ते पर चल सकें। कैन यू सजेस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बस। तो आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। थैंक यू।